वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक हार्ट मेल्टिंग और इमोशनल कोरियन ड्रामा मूवी जिसका नाम है अ टैक्सी ड्राइवर। 1980 की बात है। कोरिया के एक शहर में मिलिट्री तानाशाही के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई। जगह जगह विरोध के झंडे उठे और दंगे फसाद होने लगे। लेकिन कोरिया के और दुनिया के ज्यादातर लोग इस विषय में बेकरार थे। ऐसे में इस विषय की पूरी और सच्ची खबर देने के लिए एक जर्मन रिपोर्टर कोरिया आया। उसकी मदद करता है अपना हीरो जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। तो ये मूवी दोस्तों इन दोनों के सफर के बारे में, ये खासकर इस बारे में कि इन दोनों ने मिलकर कोरिया के कौन से पहलू को देखा और वहाँ जनता की क्या हालत थी और आखिर में इन दोनों की ये रिलेशनशिप किस तरह दोस्ती में बदल गई। बहुत इमोशनल तरीके से दिखाया गया है। एंड क्लाइमैक्स से पहले इसमें कई ऐसे फन मोमेंट्स भी हैं जो आप जी भर के जाएंगे। यही नहीं, ये मूवी उस वक्त कोरिया में घटी सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप इस मूवी के साथ और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। चलिए फिर आराम से बैठ जाइए। तो मूवी की शुरुआत 1980 में होती है और जब कोरिया के उस वक्त के प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई थी ना, तब शुरू हुआ था मिलिट्री रूल। लेकिन जनता मिलिट्री की तानाशाही से बिल्कुल नाखुश थी और उन्होंने मिलिट्री राज के खिलाफ बगावत करना शुरू किया और बदले में मिलिट्री भी जनता पर हमला करने लग गई। इस वजह से लोगों के बीच बिल्कुल वहाँ शांति फैल गई। कट करके मूवी के हीरो किम को दिखाते हैं जो सियोल में एक टैक्सी ड्राइवर है। कुछ साल पहले किम की वाइफ चल बसी और तब से किम अकेला अपनी बेटी को पाल रहा है। वो आराम से गाना गाते हुए ड्राइव कर रहा होता है। तभी एक जगह पर ट्रैफिक जाम होता है और पता चलता है कि सियोल के कॉलेज स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से गाड़ियां जा नहीं पा रही। पर दोस्तों किम का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मैं बेकार में सरकार के खिलाफ आवाज क्यों उठाऊं। इसी सोच की वजह से वो स्टूडेंट्स को कोस कर ग्लास ऊपर कर लेता है कि इन्हें कॉलेज में पढ़ने भेजते हैं या प्रोटेस्ट करने। एंड वो मस्त अपना रिवर्स गियर लगाकर दूसरे रास्ते से जाने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक कपल आ रहे होते हैं। वाइफ उनकी प्रेग्नेंट होती है और वो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। किम फिर उनको हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वो आदमी कहता है, सॉरी मैं पर्स तो घर पर भूल आया, आप एक काम कीजिए कल यहाँ पर आ जाइए तो मैं आपको दोगुने पैसे दे दूंगा। किम को गुस्सा आ जाता है कि है मैं ऐसे कैसे मान लूं कि तुम कल यहाँ मुझे पैसे दोगे, वो भी डबल। लेकिन दोस्तों वो आदमी उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहता है कि प्लीज मैं पैसे जरूर दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी वाइफ को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है। किम भी कार्ड ले लेता है और घर आ जाता है। रोज उसकी बेटी उसका इंतजार करती है, लेकिन आज वो सो चुकी थी। वो हैरान होकर उसको जगाता है कि बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। एंड तब उसके माथे पे एक चोट देखता है। किम कहता है कि जरूर हाउस ओनर के लड़के ने मारा होगा, मैं अभी उसकी खबर लेकर आता हूँ। बेटी भी कहती नहीं पापा मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानता और सीधे हाउस ओनर के घर का दरवाजा पीटता है। एक औरत आती है तो किम कहता है अपने बेटे को बुलाओ, उसने मेरी बेटी को मारा है। लेकिन फिर पता चलता है कि उस लड़के के माथे पर भी चोट लगी हुई है और किम की बेटी से कई ज्यादा चोट उसको लगी होती है। देन किम रियलाइज करता है कि इस बेचारे ने उसकी बेटी को नहीं मारा था, बल्कि उसकी बेटी ने इस लड़के को मारा था। पर किम के समझ में नहीं आता कि अब वो क्या कहे, क्योंकि वो तो फंस चुका है। तो अब उस लड़की की माँ जो इस घर की ओनर भी है, वो किम को उल्टा सीधा सुनाती है कि 6 महीने हो गए तुमने घर का भाड़ा तक नहीं दिया। माना कि तुम मेरे पति के दोस्त हो इसलिए मुफ्त में यहाँ रहना चाहते हो क्या। और आज तो हद हो गई। देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को कैसे मार दिया है। एक काम करो जल्दी से जल्दी 6 महीने का भाड़ा दो और निकलो यहाँ से। किम भी मुंह लटका कर घर आ जाता है। वहाँ उसकी बेटी उसे खाना परोसती है। खाना खाकर वो कहता है कि वाह बेटी तुमने तो खाना बहुत टेस्टी पकाया है। आखिर बेटी किसकी है। तब बेटी कहती कि पापा ये मैंने नहीं, हाउस ओनर आंटी ने बना कर दिया है। ओह तो ये तुमने नहीं बनाया। तभी मैं सोचूं कि इतना ज्यादा नमक क्यों पड़ा है इस खाने में, कहकर वो खाना थूक देता है। अरे अगर मेरी बेटी खाना बनाती तो उसका अलग ही लेवल होता। इस तरह वो बात बात पर अपनी बेटी की तारीफ ही करता है। अपनी बेटी को वो एक भी कठोर शब्द नहीं कहता। ये है अपने हीरो के कैरेक्टर दोस्तों। कट करके यहाँ जर्मनी को दिखाते हैं, जहाँ पीटर नाम का प्रेस रिपोर्टर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उसे कोरिया के ग्वेंगजू नाम के शहर में मिलिट्री रूल के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि वहाँ के न्यूज़पेपर्स इस खबर को पूरी सच्चाई के साथ कवर नहीं कर रहे। वो अपनी जनता को नहीं बता रहे कि जगह जगह कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और किस तरह उन्हें इस तानाशाही सरकार से लड़ना चाहिए, नहीं बता रहे हैं वो। तो पीटर कोरिया जाकर उन प्रोटेस्ट्स को कवर करना चाहता है और जनता को सत्य बताना चाहता है। यही नहीं, वो इस कवरेज के जरिए थोड़ा फेमस भी होना चाहता है। लेकिन उसके दोस्त बताते हैं कि भाई उस शहर में जाना मना है और किसी फॉरेनर रिपोर्टर का जाना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वहाँ पर। पीटर कहता है उसकी टेंशन मत लो, मैंने एक प्राइवेट टैक्सी सर्विस को बुक कर लिया है। वो ड्राइवर मुझे सियोल एयरपोर्ट से पिकअप करके ग्वेंगजू लेकर जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्लाइट से सियोल पहुंच जाता है। वो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। वो कुछ फर्जी पेपर्स दिखाकर कहता है कि मैं एक पैस्टर हूँ और यहाँ के एक चर्च फादर से मिलने आया हूँ।
वो भी परमिट दे देता है। तो दूसरी ओर किम को दिखाते हैं जो अपनी खटारा टैक्सी का सर्विस करा रहा होता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ बैठकर वहाँ खाने लगता है। ये दोस्त कोई और नहीं, उस घर का ओनर है जिसमें किम रहता है। किम उससे कुछ पैसे भी मांगता है। वो पूछता है कि पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? किम कहता है यार घर का भाड़ा देने के लिए। और किसके लिए? दोस्त तो चौंक जाता है कि अबे ओए, मुझसे पैसे लेकर मुझको ही भाड़ा देगा तू? अब चल कोई नहीं, तू भाड़ा मत दे, मैं अपनी वाइफ को समझा दूंगा। इसी बीच वहाँ पर कुछ टैक्सी ड्राइवर्स बैठे होते हैं जिनकी कंपनी की टैक्सी को पीटर ने बुक किया था। तो एक ड्राइवर कहता है यार जर्मनी से एक आदमी आया है, उसे ग्वांगजू जाना है, मुझे बॉस ने उसे रिसीव करने के लिए भेजा है। वो आदमी तो मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार है, सिर्फ उसे ग्वांगजू पहुंचना है बस। और उसे एक ऐसा ड्राइवर चाहिए जो इंग्लिश जानता हो। मैं तो इंग्लिश में एक्सपर्ट हूँ यार, और आज मेरी लॉटरी लग गई समझो बस। और ये ना बात कर ही रहे होते हैं कि तभी साइड से किम सुन लेता है उसे पैसों की सख्त जरूरत है। तो वो खाना छोड़कर जल्दी से अपनी टैक्सी लेकर एयरपोर्ट की ओर चला आता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि इस ड्राइवर के वहां पहुंचने से पहले ही मैं पीटर को पिकअप करके पैसे कमा लूंगा। फिर क्या था, वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां सिर्फ एक गोरा आदमी दिखता है और वो पीटर ही है। किम उसे बुलाता है तो पीटर कहता है कि मैंने तो कंपनी की गाड़ी बुक की थी। कि अरे आप समझे नहीं, उस कंपनी के ड्राइवर को इंग्लिश नहीं आती सर, इसलिए मुझे भेजा है। मैं देखो कमाल की इंग्लिश बोलता हूँ। इस तरह उसे कन्विंस करके वो पीटर को गाड़ी में बिठा लेता है और ग्वांगजू की ओर आने लग जाता है। रास्ते भर वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में पीटर का पूरा सर खा रहा होता है। पीटर भी कहता है कि देखो पहले तो तुमने झूठ बोला कि तुम्हें इंग्लिश आती है, और अब मेरा सर मत खाओ, मैं बता रहा हूँ। मुंह बंद करके चुपचाप गाड़ी तेज चलाओ। किम भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन ग्वांगजू के बॉर्डर में ना सोल्जर्स रोड ब्लॉक करके रखते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि ग्वांगजू शहर को सील कर दिया गया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। किम को मजबूरन गाड़ी घुमानी पड़ती है। पीटर तो अब गुस्सा करता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे ग्वांगजू के अंदर पहुंचा दो, वरना एक पैसा नहीं दूंगा। किम कहता है कि सर आई एक्सपीरियंस बिग सिटी, आई ऑल कोरिया रूट, आई नो सर, दुबई सेख माई कस्टमर। इस तरह न जाने वो पीटर को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या कह रहा होता है दोस्तों। फिर वो खेतों के बीच से कहीं जाने लग जाता है। अब रास्ते की बात है तो एक बुजुर्ग से वो पूछता है कि दादू मुझे ग्वांगजू जाना है, यहाँ से कोई रास्ता है क्या? वो कहते हैं यहाँ से सीधा जाओगे तो पहाड़ का एक रास्ता आएगा, सड़क नहीं है लेकिन वहाँ से ग्वांगजू पहुँच सकते हो। एंड किम भी उसी रास्ते से जाने लगता है। वो पीटर से थोड़ा कैजुअली पूछता है कि सर वैसे आप यहाँ किस काम से आए हो? पीटर भी कह देता है कि नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन किम को तो बस आधी अधूरी इंग्लिश आती है। वो समझ बैठता है कि पीटर कोई बिजनेस करने आया है। एंड उस रास्ते पर मिलिट्री चेक पोस्ट होता है। किम नीचे उतरकर कोरियन सोल्जर से कहता है दिस गोरा मैन बिग बिजनेसमैन, ही लॉट ऑफ कोरिया इन्वेस्ट इन मनी, सॉरी लॉट ऑफ मनी इन्वेस्ट इन कोरिया। सोल्जर भी कहता है कि अबे गधे तुम उससे इंग्लिश में बात करो, मुझसे क्यों कर रहे हो? चुपचाप कोरियन में बताओ ना क्या बात है। तब किम कोरियन में बताता है कि ये आदमी फॉरेन बिजनेसमैन है और ग्वांगजू में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने आया है। अगर इसे अंदर अलाउ करोगे तो ग्वांगजू की इकोनॉमी आसमान छू जाएगी। पीटर को भी अंदाजा हो जाता है कि किम उस सोल्जर्स को कोई पट्टी पढ़ा रहा है। वो भी इंग्लिश में अपने बिजनेस के बारे में कुछ कह देता है। एंड सोल्जर को तो कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि पीटर वाकई में ग्वांगजू में इन्वेस्ट करने जा रहा है और वो उनको आराम से अलाउ कर देता है। लेकिन कहता ये भी है कि रात तक वापस लौट आना, वरना ग्वांगजू में अरेस्ट कर ले जाओगे। ठीक है कहकर दोनों ग्वांगजू शहर के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन किम गाड़ी रोककर कहता है कि मुझे ना तुम अभी पैसे दे दो, वरना अगर तुमने शहर के अंदर जाकर मुझे धोखा दे दिया तो मैं क्या करूंगा। तो पीटर भी उसको आधे पैसे दे देता है और कहता है कि शहर के अंदर जाकर बाकी के पैसे दे दूंगा। किम पैसे लेकर गाड़ी चलाने लग जाता है। एंड जब वो शहर पहुंचते हैं तो वहाँ सड़कें सुनसान पड़ी होती हैं, दुकानें सब बंद होती हैं, हर तरफ टूटी फूटी चीजें पड़ी होती है। बस फिर क्या था, अब पीटर अपना वीडियो कैमरा निकाल कर उस जगह की वीडियो बनाता है। तभी एक स्टूडेंट्स ग्रुप वहाँ पर आता है और पूछते हैं कि तुम कौन हो। पीटर कहता है कि मैं एक जर्मन रिपोर्टर हूँ। इस शहर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में कोरिया के लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आप लोगों का प्रोटेस्ट उन तक पहुंचाने आया हूँ। ये सुनकर तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो है जो उनके स्ट्रगल को समझता है। वो पीटर को अपनी गाड़ी में ले लेते हैं कि चलिए सर हम आपको शहर दिखाते हैं। तो अब जाकर किम रियलाइज करता है कि पीटर कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक रिपोर्टर है। किम को अब गुस्सा आता है कि पीटर ने उससे झूठ बोला, लेकिन रात होने से पहले इन्हें शहर से बाहर जाना होगा। पर किम तो पीटर को स्टूडेंट्स के साथ छोड़कर खुद सियोल लौटने लगता है। रास्ते में एक बुजुर्ग लिफ्ट मांगती है, लेकिन किम गाड़ी रोकता ही नहीं। लेकिन फिर ना वो साइड मिरर में देखता है तो वो बुजुर्ग बेचारी सड़क पर बैठकर रो रही है। किम को बुरा लगता है और वो गाड़ी घुमाकर उस औरत को लिफ्ट देता है। फिर वो पूछता है कि आप रो क्यों रही हैं? बुजुर्ग कहती है बेटा सुबह मेरा पोता प्रोटेस्ट करने निकला और अभी तक घर नहीं लौटा, शायद उसे सोल्जर्स ने मारा है और मुझे लगता है अभी वो हॉस्पिटल में है, उसी को देखने जा रही हूँ। किम कहता है अरे फिक्र मत करो, मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। वो उस औरत को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। वहाँ कई लोग मर चुके थे। बुजुर्ग तो हर लाश को देखती है कि कहीं ये उसका पोता तो नहीं। एंड तब उसका पोता आ जाता है, उसे भी थोड़ा चोटें लगी होती है। बुजुर्ग तो उसको मारने लगती है कि कहाँ चले गए थे तुम।
मुझे देखो ये भला आदमी यहाँ पर लेकर आया था, इन्हें थैंक यू कहो। वो तभी किम को थैंक करता है एंड फिर किम वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि इतने में पीटर एक स्टूडेंट के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो भी किम को खूब डांटता है कि अच्छा तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। किम कहता है कि एक बात सुनो, मेरा काम था आपको ग्वेंगचू में छोड़ना, है ना, तो वो तो मैं कर चुका हूँ, अब यहाँ मैं करूँ क्या आपके साथ। पीटर कहता है कि मेरा लेंस बैग तुम्हारी गाड़ी में है। और तब किम थोड़ा शर्मिंदा होता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि ये बैग गाड़ी में है सर, मुझे माफ कर दीजिए। पीटर को तो किम पर बहुत गुस्सा आता है और वो किम को बाकी पैसे देकर कहता है कि तुम जाओ जहाँ जाना है, मैं यहाँ किसी और को हायर कर लूंगा, जाओ। इसी बीच वहाँ का एक टैक्सी ड्राइवर किम पर भड़क जाता है कि तुम जैसे ड्राइवर्स की वजह से ही ना सारे कोरियन ड्राइवर्स का नाम बदनाम है, कहकर वो पैसे छीनकर पीटर को दे देता है। अब किम कहता है कि मैं भी एक ईमानदार ड्राइवर हूँ समझे, कहकर वो पीटर के दिए हुए पूरे पैसे उसको लौटाकर कहता है कि सर अब मैं तभी वापस जाऊंगा जब यहाँ आपका काम खत्म होगा और काम करके मैं पूरे पैसे लूंगा। ये कहकर वो पीटर और उसके साथ आए हुए एक स्टूडेंट को कार में लेकर जाता है। तो अब रास्ते में पेट्रोल भी तो डलाना है। किम पूछता है कि मैंने तुमसे सिर्फ 3000 का पेट्रोल डालने को कहा, फिर तुम ज्यादा क्यों डाल रहे हो। तब वो लड़का कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, यहाँ सभी टैक्सी ड्राइवर्स को पेट्रोल फ्री में दिया जा रहा है, जाओ गाड़ी निकालो। किम भी गाड़ी में आ जाता है और उस स्टूडेंट से पूछता है कि वो फ्री में पेट्रोल क्यों बांट रहे हैं। तब स्टूडेंट बताता है कि यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उसमें मिलिट्री के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मिलिट्री के जुल्म सहने पड़ रहे हैं, कई लोग घायल भी हो रहे हैं, उन सब की मदद यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स कर रहे हैं, वो लोगों को फ्री में हॉस्पिटल वगैरह पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हम स्टूडेंट्स ने सोचा कि क्यों ना हम टैक्सी ड्राइवर्स को फ्री में पेट्रोल दें। इसीलिए वो आदमी भी तुम्हारी गाड़ी का टैंक फुल करने जा रहा था लेकिन तुमने उसको रोक दिया। अब किम कहता है कि यार फिर तो मुझे टैंक को फुल करवाना ही चाहिए था, मैंने बड़ी बेवकूफी कर दी। फिर वो प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचते हैं जहां पीटर वीडियो शूटिंग शुरू करता है। अब ये देखकर प्रोटेस्टर्स बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि सर आप यहाँ के लोगों के स्ट्रगल की वीडियो बनाइए और बाहर की दुनिया को बताइए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, दिखाइए उनको लोगों के साथ हो क्या रहा है यहाँ पर और किस तरह लोग मिलिट्री के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। पीटर कहता है कि मैं जर्मनी से आया हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होंगे। एंड यहाँ लोग पीटर की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि एक फॉरेनर को उनके लक्ष्य में मदद करने की सोची बताओ, लेकिन उनके अपने देश की सरकार तानाशाह बन गई है। और अब क्योंकि किम पीटर के लिए गाड़ी चला रहा था तो वो किम को भी बहुत प्यार देते हैं और उसे खाना भी देते हैं और कहते हैं कि आप सच में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। किम का तो जी भर आता है कि अनजाने में ही सही वो इस प्रोटेस्ट में एक भूमिका निभा रहा है और ये लोग जो उसको जानते तक नहीं उसे इतना प्यार दे रहे हैं। फिर वो एक ऊंची बिल्डिंग पर जाते हैं जहां उनको प्रोटेस्ट का बहुत बढ़िया व्यू दिखेगा। वहां एक कोरियन रिपोर्टर होता है जो इंग्लिश में पीटर को वार्न करता है कि अगर मिलिट्री को पता चल गया कि आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो आपको मार डालेंगे, इसलिए सावधान रहिए और अपने साथ जो भी आपके लोग हैं उन्हें भी सावधान रखेगा, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन उनकी कोई भी बात किम को समझ में नहीं आती और वो आराम से बैठकर खाना खाने लगता है। नीचे प्रोटेस्ट जोर पकड़ लेता है और सोल्जर्स प्रोटेस्टर्स को मारना शुरू करते हैं, टीयर गैस फेंककर उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। इन सब की वीडियो बना लेता है पीटर, लेकिन तब सोल्जर्स उसे वीडियो शूट करते हुए देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर इससे पहले कि पीटर को पकड़कर उसका कैमरा तोड़े, किम उसको लेकर वहां से तेजी से निकल जाता है। अब रात हो जाती है और तभी किम की खटारा टैक्सी रुक जाती है। यहाँ और कोई सेफ जगह भी नहीं होती रहने की। तभी एक बहुत बड़ी गाड़ी आती दिखाई देती है। किम घबरा जाता है कि शायद मिलिट्री गाड़ी है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर आया होता है जिसने हॉस्पिटल के आगे किम के साथ लड़ाई की थी, याद है ना आपको। वो कहते हैं कि यहाँ खड़े रहोगे तो खतरा है, चलो मेरे साथ। ये कहकर वो इनकी गाड़ी को टो करके अपने घर लेकर जाता है। वहाँ वो गाड़ी को ठीक करने लगता है। तब पीटर किम को कुछ पैसे देता है कि आज तुमने मेरी बहुत मदद की, मेरा काम भी पूरा हो गया और मेरी जान भी बच गई। लेकिन किम तो सबके सामने ये दिखाना चाहता है कि वो ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं कर रहा। वो पीटर की शर्ट पकड़ लेता है कि मैंने तुमसे कब पैसे मांगे हैं, मुझे पैसे देकर जलील करना चाहते हो क्या। एंड किम तो इसलिए भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी से कभी दूर नहीं रहा, लेकिन आज रात वो अपनी बेटी से दूर यहाँ पर फंसा हुआ है। वहाँ बच्ची अकेली है घर में बेचारी। फिर बाकी के लोग किम की बातें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पीटर को बताते हैं। वो किम का दर्द फिर समझ जाता है। फिर सभी मिलकर खाना खाते हैं। किम पीटर से माफी भी मांगता है कि सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। थोड़ी देर के बाद नाच गाना करते हैं और ये रिलैक्स हो जाते हैं। इसी बीच बाहर के एक न्यूज़पेपर ऑफिस को दिखाते हैं जहां कल का न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है। उसमें आज हुए प्रोटेस्ट के बारे में और किस तरह सोल्जर्स ने प्रोटेस्टर्स को मारा, ये सब कुछ फोटो सहित छप रहा होता है। लेकिन ये बात मिलिट्री को पता चल जाती है और वो उस रिपोर्टर को पकड़कर उसे प्रेस ऑफिस के आगे आग लगा देते हैं। आवाज को सुनकर ये लोग बाहर जाते हैं तो पीटर इस घटना को भी कवर करना चाहता है कि देखो प्रेस की आजादी भी इस देश में नहीं है, इस कदर है मिलिट्री की सख्ती यहाँ पर। पीटर उस जगह जाकर वीडियो लेने लगता है और किम और 2 स्टूडेंट्स भी उसके साथ होते हैं। लेकिन तभी सोल्जर्स किम को वीडियो लेते हुए देख लेते हैं एंड वो समझ जाते हैं कि पीटर एक फॉरेनर है और अगर वो ये वीडियोस अपने देश जाकर रिलीज करेगा तो पूरी दुनिया कोरिया की मिलिट्री तानाशाही पर सवाल उठाएगी। इसलिए वो पीटर को पकड़ने के लिए भागते हैं। एक स्टूडेंट पीटर और किम को वहां से जल्दी भेज देता है और कहता है हमें कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी वीडियोस को कुछ नहीं होना
होना चाहिए और आपको भी, इसलिए आप जल्दी निकलिए यहाँ से। किम और पीटर बिल्डिंग के ऊपर भाग जाते हैं। सोल्जर्स उस स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं कि बताओ वो गोरा कहाँ है, वरना तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन दोस्तों वो पक्का होता है, वो कुछ नहीं कहता। तभी किम और पीटर ऊपर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। सोल्जर्स कहते हैं कि चुपचाप वीडियो कैमरा हमें दे दो, वरना इस लड़के को गोलियों से भून डालेंगे। और ये सुनकर पीटर थोड़ा कैमरा देने का फैसला कर लेता है। लेकिन वो स्टूडेंट सोल्जर से कहता है कि सर आप कोरियन में जो कह रहे हैं वो उस गोरे को समझ नहीं आएगा, मैं उसे इंग्लिश में बताता हूँ। कहकर वो सोल्जर की बात ट्रांसलेट करने के बजाय पीटर से ये कहता है कि सर आप इन्हें कैमरा दे देंगे तब भी ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप जल्दी यहाँ से निकलिए, बस मेरी जान की परवाह मत कीजिए। ये सुनकर पीटर और किम वहाँ से भागते हैं। अचानक गोली की आवाज को सुनकर वो नीचे देखते हैं कि कहीं उस सोल्जर ने स्टूडेंट को मार तो नहीं डाला। लेकिन तब उस स्टूडेंट की आवाज आती है कि सर घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सेफ हूँ, आप जल्दी निकलिए यहाँ से। दोनों वहाँ से निकलकर वापस उसी ड्राइवर के घर में रुक जाते हैं। किम को अपनी बेटी की बहुत याद आती है। उसे दुख था कि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता। एंड एक दिन उसने बेटी को प्रॉमिस किया था कि बुध के जन्मदिन पर हम खूब सेलिब्रेट करेंगे बेटा, और मैं तुम्हें कहीं बाहर भी घुमाने लेकर जाऊंगा। लेकिन तब उसकी बेटी ने कहा था कि उस दिन नहीं जाएंगे पापा, क्योंकि उस दिन आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे, हम किसी और दिन चलेंगे। देखा, छोटी उम्र में उसकी समझदारी और अपने पापा के बारे में उसे इतना ख्याल था। ये सोचकर किम उस वक्त बहुत प्राउड फील करता है। उन बातों को सोचकर ही वो अभी दुखी होता है कि ये मैं कहाँ फंस गया इस मुसीबत में। वो फैसला करता है कि कुछ भी हो जाए, सुबह होते ही वो अपनी टैक्सी लेकर सियोल चला जाएगा। अगली सुबह 5 बजे ही, जब कोई नहीं जागता, तभी किम चुपके से अपनी टैक्सी लेकर वहां से निकलने वाला होता है। लेकिन तब वो ड्राइवर जिसके घर पे ये लोग ठहरे थे वो आ जाता है। वो किम को कुछ पैसे देता है और कहता है गाड़ी मैंने ठीक कर दी है और स्पेयर पार्ट्स भी चेंज कर दिए हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी बेटी की कितनी फिक्र हो रही है, इन पैसों से उसके लिए कुछ खरीद लेना। ये सब कुछ देखकर किम का दिल भर आता है। वो वहां से निकलता है और जब वो ग्वेंगजू के पास एक टाउन में पहुंचता है ना, तो सबसे पहले वो एक टेलीफोन बूथ से अपनी बेटी को कॉल करके कहता है बेटा मुझे एक कस्टमर को ड्रॉप करने में देरी हो गई, इसलिए घर नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं घर आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। कहकर वो कॉल काट देता है और उसके लिए प्यारे से शूज खरीदता है, क्योंकि उसने शूज मांगे थे ना। फिर वो एक होटल में खाना खाने जाता है। इस टाउन के लोगों को जरा भी आइडिया नहीं होता कि ग्वेंगजू की असली स्थिति क्या है। वो उल्टा प्रोटेस्टर्स को ताना मार रहे होते हैं कि सरकार सबके लिए कितना कुछ कर रही है, लेकिन ग्वेंगजू के लोग बस प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, एकदम बेकार लोग हैं। अब इनकी बेखबरी देखकर किम को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अभी अभी ग्वेंगजू की असली सिचुएशन को देखकर आ रहा है। इतना ही नहीं, किम देखता है कि न्यूज़पेपर्स में भी सरकार के सपोर्ट में न्यूज छपी हुई है, जहाँ पे लिखा होता है कि सरकार जनता के लिए कितना कुछ कर रही है, लेकिन जनता खामखा विरोध कर रही है। किम अब सच में बहुत परेशान हो जाता है। वो सियोल की ओर निकलता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है कि ग्वेंगजू में इतना बड़ा विरोध चल रहा है, जनता की शक्ति को तानाशाही सरकार दबाई जा रही है, लेकिन मैं कितना सेल्फिश हूँ, बस अपने घर जाकर आराम से रहना चाहता हूँ। ऊपर से मैंने पीटर को वापस सेफली सियोल लाने का वादा किया था, लेकिन उसे वहीं ग्वेंगजू में छोड़कर मैं उसे बिना बताए आ गया। नहीं, ये सही नहीं है। ये सब कुछ सोचकर वो दोस्तों अपना इरादा बदल देता है और गाड़ी ग्वेंगजू की ओर घुमा देता है। रास्ते में वो फिर उसी टेलीफोन बूथ पे रुक जाता है और बेटी को कॉल करता है कि बेटा मैंने अपने कस्टमर को सेफली सियोल वापस लाने का वादा किया था, लेकिन गलती से उसे ग्वेंगजू में छोड़ दिया और मुझे अपना वादा निभाना है, इसलिए उस कस्टमर को लेकर रात तक मैं सियोल पहुंच जाऊंगा, फिर हम रात में घूमेंगे, ठीक है? तुम घर में आराम से बैठी रहना, सेफ रहना। उसकी बेटी ओके पापा कहकर कॉल काट देती है। अब किम ग्वेंगजू की ओर ड्राइव करने लगता है। वो उस टैक्सी ड्राइवर के घर जाता है तो पता चलता है कि ड्राइवर और पीटर हॉस्पिटल गए हैं। किम सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया, तो वो घबराकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ उस स्टूडेंट की लाश होती है जिसने कल रात अपनी जान की परवाह न करते हुए पीटर और किम को बचाया था। असल में सोल्जर्स ने उसको बहुत बुरी मौत दे दी। उसकी लाश को देखकर किम पूरी तरह टूट जाता है। पीटर और वो टैक्सी ड्राइवर तो बैठकर रो रहे होते हैं। किम उसे कैमरा पकड़ाकर कहता है कि सर आप चुप क्यों बैठे हैं, इसकी भी वीडियो बनाइए ना और दुनिया को दिखाइए कि सच क्या है। पीटर का दिल बहुत भारी होता है और वो कैमरा पकड़ भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर घायल स्टूडेंट्स और मुर्दे घर में पड़ी लाशों की वीडियो शूट करता है। फिर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि अब तक जो लिया है काफी है सर, हम चाहते हैं कि आप जिंदा सियोल पहुंच जाएं और वहां से अपने देश जाकर सारी वीडियोस के द्वारा दुनिया के सामने यहाँ की असलियत बता दे। फिर वो सियोल पहुंचने का एक शॉर्टकट किम को बताता है और एक मैप भी देता है। फिर वो किम की गाड़ी पर उसका नंबर प्लेट निकाल कर ग्वेंगजू का कोई नंबर प्लेट लगा देता है ताकि सोल्जर्स इनको रोके ना। पीटर का दिल भी टूट चुका था, क्योंकि सिर्फ 2 दिन में उसने इतना खून देखा कि उसकी हालत खराब हो जाती है। मिलिट्री के हाथों इतनी घिनौनी मौतें देखी उसने। अब वो फिर से उसी मिलिट्री चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं। किम फिर वही झूठ दोहराता है कि पीटर एक बिजनेसमैन है जो ग्वेंगजू में इन्वेस्ट करने आया था और अब उसे वापस सियोल पहुंचना है।
लेकिन सोल्जर डिक्की चेक करना चाहता है। किम भी उसको खोलकर दिखाता है, लेकिन वो एक बात भूल गया था कि जब उस टैक्सी ड्राइवर ने नंबर प्लेट बदला तो किम का ओरिजिनल नंबर प्लेट उसने डिक्की में रख दिया। अगर सोल्जर ने देख लिया तो किम के साथ बहुत बुरा होगा। वो सोल्जर भी नंबर प्लेट देख लेता है, लेकिन लगता है वो भला आदमी है और अपने सीनियर से कहता है कि सर, डिक्की में शक करने जैसा कुछ नहीं है, आप इनके लिए बैरिकेड्स हटा दीजिए। वो बैरिकेड्स हटा ही रहे होते हैं कि तभी वॉकी टॉकी पर मैसेज आता है कि ये गोरा आदमी प्रोटेस्ट की वीडियोस लेकर जा रहा है, उसे ब्लॉक करो। एंड ये बात किम के कान में भी पड़ जाती है और वो तुरंत बैरिकेड्स तोड़कर वहां से निकल जाता है। लेकिन सोल्जर्स भी अपनी जीप से इनका पीछा करते हैं और तब वहां दिल को छू लेने वाली एक बात होती है। ग्वेंगजू के सारे टैक्सी ड्राइवर्स इनकी मदद के लिए आ जाते हैं। वो सभी अपनी टैक्सी को किम की गाड़ी के इर्द गिर्द चलाने लगते हैं ताकि मिलिट्री जीप किम की गाड़ी को रोक ना पाए और पीटर और किम की जान खतरे में ना पड़े। वो कहते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोगों का सियोल पहुंचना बेहद जरूरी है। सिर्फ आप ही हमारे लोगों के स्ट्रगल को दुनिया का सपोर्ट दिला सकते हैं। अचानक वो गाड़ी को रिवर्स करने लगता है और पीछे आती मिलिट्री जीप से टकरा जाता है और जीप उल्टा हो जाता है। इस तरह तो कुछ लोग मारे भी जाते हैं। किम को ये सब कुछ देखकर बड़ा दुख होता है, लेकिन किम और पीटर किसी तरह सियोल पहुंच ही जाते हैं। लेकिन इसी बीच मिलिट्री ऑफिसर्स एयरपोर्ट को कॉल करके पता लगाने को कहते हैं कि पीटर कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट से जर्मनी जाने वाला है। वो कहते हैं कि उसे एयरपोर्ट में पकड़ कर रखो, वो यहाँ से निकल ना पाए। लेकिन पीटर जानता था कि ये कल सुबह उसको पकड़ने वाले हैं, इसीलिए वो उसी रात की फ्लाइट में एक टिकट बुक कर लेता है। लेकिन जाने से पहले वो किम और उसकी बेटी के लिए कई कपकेक्स और स्वीट्स खरीद कर देता है और कहता है कि मुझे पता है यहाँ बुद्ध का जन्मदिन बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, ये तुम्हारी बेटी के लिए है मेरी तरफ से। फिर वो किम को 2 दिन की उस खतरनाक माहौल में गाड़ी चलाने के लिए पूरे पैसे दे देता है और कहता है आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हो। जब ये मिलिट्री राज खत्म होगा ना और लोगों को आजादी मिल जाएगी, तब मैं दोबारा सियोल आऊंगा और तब मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। साथ ही मैं तुम्हारी बेटी से भी बात करूंगा, तुम बस मुझे अपना नाम और एड्रेस लिख कर दे दो। पर किम उसकी डायरी में अपना नाम लिखता है सबॉक और अपने एड्रेस के बजाय किसी सिगरेट कंपनी का एड्रेस लिख देता है। फिर वो पीटर को एयरपोर्ट छोड़ देता है। इस तरह पीटर अपने देश जर्मनी चला जाता है और वहाँ पर वो सारे वीडियोस को टीवी पर रिलीज कर देता है। जब दुनिया को पता चलता है ना कि कोरिया में क्या हो रहा है, तब यूएन की बैठक होती है और उनकी कोशिशों से कोरिया में तानाशाही का अंत होता है और लोग अपना एक नया प्रेसिडेंट चुनते हैं। लोग तो बड़े खुश होते हैं। तब जाकर पीटर को चैन आता है कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। जब सारी समस्याएं खत्म हो जाती है तो पीटर फिर से कोरिया आता है और तब वो किम यानी सबोक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके प्यारे दोस्त ने उसे ना तो अपना असली नाम बताया और ना ही अपना सही पता। पीटर समझ जाता है कि किम ने क्या सोचकर नकली नाम और एड्रेस दिया होगा। असल में दोस्तों, किम ने बड़ा नाम कमाने के लिए पीटर की मदद नहीं की थी। वो तो सिर्फ अपने ज़मीर का कहा मान रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसका नाम कहीं भी आए, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स जिनके नाम भी शायद किसी को पता नहीं होंगे, उन बच्चों ने अपने देश को मिलिट्री से आजाद करवाने के लिए अपनी जान दे दी। ऐसे में वो सोचता है कि मैं क्यों डंका बजाऊं कि मैंने किसी रिपोर्टर की मदद की। यही सोचकर किम ने अपना असली नाम और पीटर को अपना असली पता नहीं बताया। पीटर भी ये समझ जाता है और उसे किम पर बड़ा गर्व होता है। दुख भी होता है उसको कि वो किम से दोबारा नहीं मिल पाएगा। कट करके यहाँ से लगभग 20 साल के बाद की कहानी होती है। 2003 की बात है। पीटर को कोरिया के प्रोटेस्ट को दुनिया के सामने लाने के लिए कई अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक अवार्ड सेरेमनी में वो बताता है, मैं तो सिर्फ एक जरिया था, असली श्रेय तो उस टैक्सी ड्राइवर को जाता है जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने लोगों की आजादी दिलाने में मेरी मदद की। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं तो उसका असली नाम भी नहीं जान पाया आज तक। मैं जब भी कोरिया जाता हूँ तो हर बार उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तक मैं असफल रहा। साबोक, अगर तुम मेरा इंटरव्यू किसी न्यूज़पेपर में पढ़ो, प्लीज एक बार मुझे कांटेक्ट कर दो, मैं तुमसे फिर मिलना चाहता हूँ। कट करके किम को दिखाते हैं जो आज भी टैक्सी चलाता है। वो एक लड़के को उसके घर ड्रॉप करता है। वो लड़का उतर जाता है। किम देखता है कि वो एक न्यूज़पेपर किम की गाड़ी में छोड़ गया। वो लड़के को आवाज देता है लेकिन उसको सुनाई नहीं देता। फिर वो न्यूज़पेपर को फेंकने वाला होता है, लेकिन तब वो देखता है कि उसमें पीटर का इंटरव्यू छपा हुआ है जिसमें पीटर ने कहा था कि प्लीज साबोक, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे कांटेक्ट करो प्लीज। लेकिन किम उससे कांटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि किम नहीं चाहता कि वो एक नेक काम में मदद करने की वजह से नाम कमाए। वो तो बस इस बड़ी दुनिया में एक अनजान टैक्सी ड्राइवर बनकर जीना चाहता है। इसीलिए वो अपनी टैक्सी में अगली सवारी की तलाश में निकल पड़ता है। और इसी के साथ अ टैक्सी ड्राइवर नाम की ये मूवी यहाँ होती है खत्म। और जैसा कि मैंने कहा था, ये रियल लाइफ पर आधारित मूवी है, तो मूवी के एंड में एक वीडियो प्ले किया जाता है। ये है दोस्तों रियल लाइफ पीटर, जो 2016 में चल बसे। लेकिन मरने से पहले 2015 में उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें उन्होंने फिर आशा की थी कि वो किसी भी तरह साबोक से मिलना चाहते हैं। लेकिन आखिर तक उनकी ये आशा पूरी नहीं हुई। 2 दिनों की इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन ये दोनों फिर कभी नहीं मिले।
हमें उम्मीद है ये मूवी आपको पसंद जरूर आएगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।